नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास गणित के कुछ बहुत ही जरूरी सवाल हैं। हाँ, ये एक पूरा रिवीजन सेट है जो परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों को हल करना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी गहराई में उतरना है। सही कहा। हम बहुविकल्पीय से शुरू करेंगे, फिर छोटे और फिर लंबे सवालों तक जाएंगे। तो शुरू करें? जरूर। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ठीक है। बहुपद P of z is equal to z square minus 64 के शून्यक यानी जीरोस क्या हैं? और आपके विकल्प हैं A + 8, B + 4, C + 2 या D + 3। ये तो काफी सीधा साधा लग रहा है। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है। तो z स्क्वायर माइनस 64 को 0 के बराबर रखना है। मतलब z² = 64 हो जाएगा। बिल्कुल। तो z का मान क्या होगा? 8। यहाँ ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। अच्छा, क्या? वो -8 को भूल जाते हैं। -8 का स्क्वायर भी तो 64 होता है। ओह हाँ, सही बात है। तो प्लस और माइनस दोनों होंगे। एकदम सही। इसलिए सही उत्तर है A ± 8। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए बिंदुओं P0,6, Q7,0 और R5,0 में से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है? विकल्प हैं A, P, B, Q, C, R और D, Q और R दोनों। x अक्ष पर किसी भी बिंदु की क्या खासियत होती है? उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है ना? बिल्कुल। तो अब विकल्पों को देखिए। Q में y 0 है और R में भी y 0 है। तो मतलब D, Q और R दोनों सही जवाब है। समझ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? विकल्प हैं A1, B2, C3 या D अनंत। ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है। कोई भी दो नंबर ले लें, जैसे 2 और 4, तो उनके बीच में 3 आता है, एक तो है ही। और 2 और 6 के बीच 3 और 5 2 हो गई। पर क्या ये लिमिट है? शायद नहीं। हम 2.1, 2.3 ऐसे भी तो सोच सकते हैं। बिल्कुल। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच आप हमेशा और ज्यादा परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं। मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है। सही। तो इसका सही उत्तर है D अनंत यानी इन्फिनिट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमिक यानी लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? जैसे 3 और 5 या 7 और 9। विकल्प हैं A1, B2, C3, D5। इसका एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। दो लगातार विषम संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन होता है क्या? नहीं। जैसे 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। बिल्कुल, उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो HCF हमेशा 1 ही होगा। हाँ, सही जवाब है A1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो चरों y, z में रैखिक समीकरण AY + BZ + C = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं? विकल्प है A1, B2, C अनगिनत, D इनमें से कोई नहीं। ये तो एक सीधी रेखा का समीकरण है ना? एकदम। और एक सीधी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत। तो बस हल भी अनगिनत ही होंगे। सही जवाब है C। आप y की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको z की एक वैल्यू मिल ही जाएगी। सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होते हैं? विकल्प हैं A प्रतिच्छेदी, B समानांतर, C संपाती या D A या C। पहले तो ये समझना होगा कि संगत या कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कम से कम एक हल तो है। बिल्कुल। और एक हल कब होता है? जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेदी होती हैं। सही। और एक से ज्यादा हल कब होते हैं? जब एक रेखा दूसरी के ठीक ऊपर हो, मतलब संपाती। तो संगत होने के लिए या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होनी चाहिए या संपाती। इसलिए सही जवाब है D, A या C। और समानांतर रेखाओं का तो कोई हल ही नहीं होता, इसीलिए उन्हें असंगत कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या हैं? विकल्प है A0, B3, C2 या D, B और C दोनों। इसको तो हम मध्य पद को तोड़कर हल कर सकते हैं। हाँ, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें गुणा करने पर 6 आए
और जोड़ने पर -5। -2 और -3। बिल्कुल। तो समीकरण बनेगा x - 2 x - 3 बराबर 0। जैसे x = 2 और x = 3 आ जाएगा। तो मतलब D, B और C दोनों सही हैं। एकदम सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है। विकल्प है A 15-17, B 9-11, C 13-15 और D 11-13। इस तरह के सवालों में समीकरण बनाने के बजाय विकल्पों को जांचना ज्यादा तेज रहता है ना? बिल्कुल, स्मार्ट तरीका वही है। चलिए विकल्प B देखते हैं। ठीक है। 9 का वर्ग 81 और 11 का वर्ग 121। और 81 + 121 होता है 202। हाँ, यही तो चाहिए था। तो सही जवाब है B, 9, 11। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन AP यानी समानांतर श्रेणी में नहीं है? विकल्प हैं A 2, 4, 6, 8, B 1, 9, 17, 25, C -10, -6, -2, 2 और D 1, 4, 9, 16, 25। AP का मतलब है कि पदों के बीच का अंतर हमेशा एक जैसा होना चाहिए। पहले वाले में 2 का अंतर है, दूसरे में 8 का और तीसरे में 4 का। ये सब तो AP है। और चौथे वाले में 4 और 1 में 3 का अंतर है, 9 और 4 में 5 का। अंतर बदल रहा है। हाँ, तो ये AP नहीं है, ये तो वर्गों की श्रृंखला है। बिल्कुल। तो सही जवाब है D। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। AP 1, 4, 7, 10 के 28वें पद का मान क्या है? विकल्प है A 50, B 45, C 82, D 35। इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। AN = A + n-1D। सही। यहाँ पहला पद A क्या है? A है 1 और सारवंतर D है 3। और N है 28। तो मान रखिए। A 28 = 1 + 28 - 1 गुणा 3, मतलब 1 + 27 गुणा 3। 27 गुणा 3 होता है 81। तो 1 + 81 = 82। सही उत्तर C है। बहुत अच्छे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 और 81 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? विकल्प A 2.3, B 4.9, C 3.4, D 9.16। इसमें एक थ्योरम लगती है ना? हाँ, भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है, अच्छा, तो हमें बस रूट 16 से 81 निकालना है। जो कि 49 होगा। तो सही विकल्प है B 4.9। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्ण 12 cm और 16 cm है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? विकल्प हैं A 19 cm, B 14 cm, C 10 cm, D 7 cm। समचतुर्भुज की एक खासियत है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब वे एक दूसरे को ठीक बीच में काटते हैं और वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ, तो हमें 4 समकोण त्रिभुज मिलते हैं जिनकी भुजाएं विकर्णों की आधी होंगी। यानी 12 का आधा 6 cm और 16 का आधा 8 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। भुजा का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, मतलब 36 + 64 जो 100 होता है। तो भुजा होगी √100 यानी 10 सेंटीमीटर। सही उत्तर है C। बहुत बढ़िया। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? विकल्प है A निर्देशांक, B निर्देशक अक्ष, C मूल बिंदु, D उनमें से कोई नहीं। ये तो आसान है, उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। सही जवाब C है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। Y अक्ष से 8 इकाई दूर और X अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? विकल्प हैं A 8,0, B 0,5, C 5,-5, D -5,5। यहाँ दो बातें हैं। पहली, बिंदु X अक्ष पर है, मतलब Y निर्देशांक 0 होगा। और दूसरी बात, Y अक्ष से दूरी 8 इकाई है। ये दूरी ही तो X निर्देशांक होती है, तो बिंदु होगा 8,0। बिल्कुल सही जवाब है A। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। Sec A + tan A 1 - sin A किसके बराबर है? विकल्प हैं A sin A, B cos A, C sec A, D cosec A। इस तरह के सवालों में सबसे अच्छा तरीका है कि सबको साइन और कॉस में बदल लिया जाए। ठीक है, तो sec A को
एक कॉस ए और tan a को sin a by cos a लिखेंगे। तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए गुणा 1 माइनस साइन ए, ऊपर 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a मिलके 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए होता है। तो cos स्क्वायर a को cos a से भाग देने पर बचेगा cos a। सही उत्तर है बी, कॉस ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कॉट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा? विकल्प A 90 डिग्री, B 60 डिग्री, C 45 डिग्री, D 30 डिग्री। कोटेंजेंट का मान एक किस कोण पर होता है? 45 डिग्री पर। सही उत्तर है सी, 45 डिग्री। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? विकल्प A 30 डिग्री, B 45, C 60, D 90। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ लंब यानी ऊंचाई और आधार यानी छाया दोनों बराबर हैं। तो tan थीटा बराबर ऊंचाई छाया बराबर 1 हो जाएगा। और tan थीटा का मान 1 होता है 45 डिग्री पर। तो जवाब है B 45 डिग्री। बिल्कुल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या 90 डिग्री। इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए। 360 डिग्री। सही। विकल्प बी 360 डिग्री। बहुत अच्छे। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। किसी त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हैं। तीसरी भुजा के लिए निम्न में से क्या संभव है? विकल्प है ए 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर और डी ए एवं बी दोनों। इसमें त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी लगती है ना कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। हाँ, और उनका अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो योग है 7 + 4 = 11 और अंतर है 7 - 4 = 3। तो तीसरी भुजा 3 से बड़ी और 11 से छोटी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों इस रेंज में हैं, पर 12 सेंटीमीटर नहीं है। मतलब ए और बी दोनों संभव है, तो सही जवाब है डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या यानी इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है? विकल्प हैं A 1, B 112, C 0, D इनमें से कोई नहीं। पासे पर कुल 6 परिणाम होते हैं और सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, मतलब कुल 3। तो प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। सही जवाब है B 1/2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। विकल्प है A0, B ½, C 3/4 या D 1। जो घटना पक्का होगी उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जो असंभव है उसकी 0। बिल्कुल सही। उत्तर है D। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5, 6, 8, 9 x अर्थात 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? विकल्प है A12, B 19, C 14 या D 15। माध्य का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ 6 आंकड़े हैं और माध्य 10 है, तो कुल योग 60 होना चाहिए। और दी गई संख्याओं का योग है 5 + 6 + 8 + 9 + 13 जो कि 41 होता है। तो समीकरण बना 41 + x = 60। तो x का मान 19 आएगा। सही जवाब बी है। एकदम सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 का बहुलक यानी मॉड क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए। हाँ, इन आंकड़ों में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार दिख रही है? संख्या 2 ये कई बार आई है। 6 बार। तो बहुलक है A2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी? विकल्प है A 10, B 11, C 9, D 12। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम है आंकड़ों को क्रम में लगाना। बढ़ते क्रम में लगाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है? कुल 9 संख्या हैं तो पांचवी संख्या बीच में होगी जो कि 11 है। तो माध्यिका हुई B11। बहुत अच्छे। MCQ वाला हिस्सा पूरा हुआ। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, AP का पहला पद 21 और सार्वंतर -5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ सीधा फॉर्मूला लगेगा। A 18 = A + 17D। तो A की जगह 21 और D की जगह -5 रखेंगे। ये बनेगा
21 प्लस 17 माइनस 55 यानी 21 माइनस 85। तो जवाब होगा -64। बिल्कुल, उत्तर है -64। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि R 10,9 बिंदुओं A 65 एवं B 14, Y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो Y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा y निर्देशांक के लिए 9 = 5 + y/2, तो 18 = 5 + y हो जाएगा। जिससे y = 13 आएगा। सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई 60 m है तथा उसकी छाया की लंबाई 20√3 m हो तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ फिर से tan थीटा का इस्तेमाल होगा, लंबा धार। तो tan थीटा = 60 20√3 60 को 20 से काटने पर 3 बचेगा, तो 3√3 जो √3 होता है। और tan थीटा का मान √3 कब होता है? 60 डिग्री पर, तो उत्तर 60 डिग्री है। एकदम सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 cm है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, जहां a भुजा है। तो a√3 = 8√3, इसका मतलब a = 8 cm। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 × 8 का स्क्वायर = 6 × 64, जो कि 384 cm² होगा। बिल्कुल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण 2 cos x² 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री = 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें बस वैल्यूज रखनी है। cosec 30 डिग्री होता है 2 और cos 60 डिग्री होता है हाफ। तो समीकरण बनेगा 2² प्लस x हाफ = 10। मतलब 8 + हाफ = 10। तो x हाफ = 2, जिससे x = 4 आ जाएगा। सही उत्तर है x = 4। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या हैं जो 6 से विभाजित होती है? ये एपी का सवाल है। पहली 3 अंकों की संख्या जो 6 से विभाजित हो वो है 102 और आखिरी है 996। तो हमारे पास a = 102, d = 6 और an = 996 है। फॉर्मूला है an = a + n-1 d। मान रखने पर 996 = 102 + n-1 6। इसे हल करने पर n = 150 आता है। मतलब कुल 150 संख्याएं हैं। बिल्कुल। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न। एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, I गेंद लाल होने की और दूसरा गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले तो कुल गेंदें निकालनी होंगी। हाँ, 7 + 8 = 15 कुल गेंदें हैं। तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदें, मतलब 7-15। और काली गेंद की? वो होगी 8-15। बिल्कुल सही। बस इतना ही करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले इनके गुणनखंड करते हैं। 12 होता है 2² × 3। 15 होता है 3 × 5 और 21 होता है 3 × 7। अब HCF के लिए हम वो गुणनखंड लेते हैं जो सब में कॉमन हो। वो तो सिर्फ 3 है, तो HCF = 3। और LCM के लिए हम सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। मतलब 2², 3, 5 और 7। हाँ, तो 2² × 3 × 5 × 7 जो कि 420 के बराबर है। ठीक है, HCF 3 और LCM 420। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण y² 17y + 70 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसे भी मध्य मत को तोड़कर हल कर सकते हैं। गुणा करने पर 70 और जोड़ने पर -17 चाहिए। -10 और -7। हाँ, तो समीकरण बनेगा y², 10y, 7y + 70 = 0। कॉमन लेने पर y of y - 10, 7 of y - 10 = 0। तो y - 10 × y - 7 = 0। इससे मूल आ गए y = 10 और y = 7। बहुत बढ़िया। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए मान ज्ञात कीजिए। 6 cosec A - 6 cot A cosec A + cot A। इसमें पहले वाले ब्रैकेट से 6 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो ये बनेगा 6 of cosec A - cot A cosec A + cot A। ये तो a² - b² जैसा दिख रहा है,
जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल, तो ये 6 ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। और कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a तो 1 होता है। तो उत्तर हुआ 6 इंटू 1 यानी 6। काफी सरल था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों? ये एक अच्छा सवाल है। हम मान लेते हैं कि nवां पद -150 है। यहाँ a इज इक्वल्स टू 11 है और d इज इक्वल्स टू -3 है। सूत्र में रखने पर -150 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो 16113 आता है लेकिन 161 तो 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता। और यही इसका जवाब है। n यानी पद संख्या हमेशा एक पूर्णांक होनी चाहिए। वो दशमलव में नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि n पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस AP का पद नहीं हो सकता। समझ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 के मूलों का स्वभाव बताएं। स्वभाव बताने के लिए हमें विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -17, c इज इक्वल टू 13। तो d होगा -17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 13 यानी 289 माइनस 104। जो कि 185 आता है। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। बहुत अच्छे। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। हाँ, ये असली परीक्षा है। पहला सवाल, दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह के सवालों में सबसे पहले दी गई जानकारी को हिस्सों में तोड़ना चाहिए। ठीक है, व्यास 5 mm है तो त्रिज्या r बराबर 2.5 mm होगी। अब बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है। ये 14 mm तो नहीं होगी? नहीं, इसमें से दोनों तरफ के अर्धगोलों की त्रिज्या घटानी होगी। तो 14 माइनस 2.5 2.5 यानी 9 mm। बहुत अच्छे। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 9 mm। अब सूत्र क्या होगा? कुल क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जिसका सूत्र है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। हम 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा 2 पाई r h प्लस 2r। अब बस मान रखना है 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5, क्योंकि 2r मतलब व्यास ही होता है। नहीं, h प्लस 2r है तो 9 प्लस 2.5 मतलब 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। हाँ, सही। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14। 7 से 14 कटकर 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2। जिसे हल करने पर अंतिम उत्तर 220 मिलीमीटर स्क्वायर आता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें एक चित्र बनाना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं भवन AB है और टावर CD। और भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर है। पहले अवनमन कोण से शुरू करते हैं। भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इससे हम भवन और टावर के बीच की दूरी यानी BD निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB BD। tan 45 डिग्री तो 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 7 BD, जिससे BD इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। बिल्कुल। अब उन्नयन कोण की बात करते हैं। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हाँ, तो अब हम tan 60 डिग्री बराबर टावर का ऊपरी हिस्सा क्षैतिज दूरी का इस्तेमाल करेंगे। tan 60 डिग्री इज √3 और क्षैतिज दूरी 7 मीटर है। तो टावर का ऊपरी हिस्सा मान लीजिए h बराबर होगा 7√3m। तो टावर की कुल ऊंचाई होगी भवन की ऊंचाई प्लस ये ऊपरी हिस्सा, यानी 7 प्लस 7√3। हाँ 7 कॉमन ले सकते हैं तो उत्तर है 7 1 प्लस √3 मीटर। शानदार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मीना बैंक से 2000 रुपए निकालने गई। उसने खजांची से केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। ज्ञात करें कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये रैखिक समीकरण का सवाल है। हाँ, मान लेते हैं 50 रुपए के नोट x हैं
और 100 रुपए के नोट y हैं कुल 25 नोट हैं। तो पहला समीकरण हुआ x + y = 25। और कुल राशि 2000 है, तो दूसरा समीकरण हुआ 50x + 100y = 2000। दूसरे समीकरण को 50 से भाग देकर आसान कर सकते हैं। तो वो बन जाएगा x + 2y = 40। अब हमारे पास दो समीकरण हैं। दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। x + 2y x + y = 40 - 25। तो y = 15 आ गया। और y का मान पहले समीकरण में रखने पर x + 15 = 25, जिससे x = 10 आ गया। तो मीना को 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट मिले। एकदम सही। चलिए अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं। उस समांतर श्रेणी AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। योग निकालने के लिए हमें पहला पद a और सार्वंतर d चाहिए। D तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। A3 - A2 = 18 - 14 = 4। और पहला पद दूसरे पद से d कम होगा, तो a = 14 4 = 10। अब हमारे पास A = 10, D = 4 और N = 51 है। योग का सूत्र लगाते हैं। Sn = n/2 2a + n-1 d। तो S 51 = 51/2, 2 × 10 + 51 - 1 × 4। ये बनेगा 51/2 20 + 50 × 4, यानी 51/2 20 + 200। 500/2 × 220। 220 को 2 से काटने पर 110 आता है, तो 51 × 110 जो कि 5610 होगा। बहुत बढ़िया। S 51 = 5610। और इसी के साथ हमने इन सभी सवालों की एक गहरी पड़ताल पूरी की। आज हमने सिर्फ उत्तर नहीं खोजे, बल्कि उनके पीछे के तर्क और कॉन्सेप्ट्स को भी समझा, और यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हमारी सलाह यही है कि सभी सूत्रों को समझें, रट